नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह चौहान, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय कोटपूतली। आज के इस वीडियो में हम अपने पूर्व के वीडियो से आगे का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि पुनर्जागरण यूरोप के किसी भी देश में प्रारंभ न होकर सर्वप्रथम इटली में प्रारंभ हुआ। तो स्वाभाविक सी बात है कि इटली में ही क्यों? यूरोप के अन्य देशों में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या किसी संभवतः उस समय जर्मनी नहीं होता था, उसकी जगह प्रशा होता था, अन्य किसी देश में क्यों नहीं हुआ? तो इसका एक कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा। तो इटली में ही पुनर्जागरण के लिए उपयुक्त उर्वरक जमीन उपलब्ध थी, इसीलिए पुनर्जागरण इटली में हुआ। इसको हम निम्न बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो इटली जो है वो रोमन सभ्यता का केंद्र था, और रोमन सभ्यता अपने आप में बहुत ही उन्नत अवस्था में थी, जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध थी, संपूर्ण विश्व का और संपूर्ण यूरोप का मार्गदर्शन करती थी। उस रोमन सभ्यता का पतन हुआ, इसलिए कहीं ना कहीं इटली वासियों में अपनी रोमन सभ्यता को दोबारा से उन्नत अवस्था में देखने का और वो जो उनके मन में भाव था वो भाव जागृत रहा, और इसीलिए इन्होंने रोमन सभ्यता से प्रेरणा प्राप्त की, और वही प्रेरणा पुनर्जागरण के एक कारक के रूप में कार्य करती रही। दूसरा जो कारण था वह था ईसाई धर्म का केंद्र होना। क्योंकि इटली यूरोप में जो ईसाई धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र इटली में वेटिकन सिटी था, जो कि कैथोलिक चर्च का सबसे प्रमुख केंद्र था। और कैथोलिक चर्च का सबसे प्रमुख केंद्र होने के कारण जो धार्मिक आडंबर और धार्मिक बंधनों का सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कहीं देखने को मिला तो वो इटली में देखने को मिला, इसलिए वहीं पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रतिक्रिया होना भी संभव थी। और इसीलिए इस धार्मिक आडंबर और प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिक्रिया का प्रारंभ यहीं से प्रारंभ हुआ, और तार्किक अन्वेषणात्मक मानववाद दृष्टिकोण का प्रारंभ भी यहीं से हुआ। तीसरा जो कारण है वो इटली की भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति, चूँकि इटली भूमध्य सागर के किनारे पर अवस्थित है, वह पूर्व से जो मार्ग आता है उस पर सबसे पहले पहुंचने वाले लोग वहीं पर पहुंचते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित है। तो इससे ये हुआ कि जब कस्तनतुनिया पर तुर्की ने अधिकार किया तो वहां से जो भागे हुए विद्वान अपने साथ जो बड़ा ही ज्ञान और पुस्तकों का भंडार लेकर आए थे, वो सर्वप्रथम इटली पहुंचे और इटली में ही बस गए। इसके अलावा इटली के माध्यम से ही यूरोप और अरब का व्यापार होता था, और यहाँ पर अरबी व्यापारियों के साथ संपर्क हुआ। इस कारण से एक ओर तो पूर्वी विचारों का प्रचार प्रसार और आगमन, दूसरी ओर व्यापार वाणिज्य का केंद्र होने के कारण आर्थिक रूप से संपन्नता इटली में संभव थी, जो कि पुनर्जागरण का एक कारक साबित हुआ। इसके अलावा इटली में व्यापारिक विकास और आर्थिक समृद्धि भी एक कारण था। चूंकि सबसे ज़्यादा इटली ही व्यापारिक विकास और आर्थिक रूप से संपन्न था, यहाँ पर सर्वाधिक लाभ उठाया, इसलिए इटली ने पुनः नवीन दृष्टिकोण को मार्ग प्रशस्त किया, उसके लिए उर्वरक भूमि उपलब्ध करवाई, जो कि आगे पुनर्जागरण का प्रारंभ के लिए कारक बनी। इसके अतिरिक्त सामाजिक परिदृश्य भी अन्य यूरोपीय देशों के तुलना में ज़्यादा उपयुक्त था, क्योंकि यहाँ पर मध्यम वर्ग ज़्यादा प्रभावी था। मध्यम वर्ग ज़्यादा भी था और ज़्यादा प्रभावी भी था, और किसी भी परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए या उसका वाहक हमेशा मध्यम वर्ग ही होता है, और इसीलिए इटली में पुनर्जागरण का वाहक मध्यम वर्ग बना। इसके अलावा यहाँ पर नवीन नगरों का विकास भी इटली में पुनर्जागरण का एक कारक था। इटली में फ्लोरेंस, मिलान, वेनिस ऐसे कई प्रसिद्ध नगर नए नगरों का उदय हुआ, जो शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और व्यापार के केंद्र बने, और जिन्होंने पुनर्जागरण को बढ़ावा दिया। इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि इटली यूरोप के अन्य देशों से अलग था, और वहाँ पर बौद्धिक चेतना व आलोचनात्मक अन्वेषणात्मक दृष्टिकोण पनपने लगा, और यही कारण है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली में हुआ। धन्यवाद।